और लंबी श्वास लें और उसके बाद यू कैन एक्सहेल, क्योंकि आ चुकी है ब्रीथ। नाउ इफ यू आर वेटिंग फॉर अमित साध एंड अभिषेक बच्चन टू गेट दिस कंटेंट ऑन OTT, तो वेल आ गया है ये कंटेंट। और क्या इसको देखकर आप सांस ले पाएंगे या फिर यू विल बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ? आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। देन ब्रीथ आउट, सांस लीजिए और ब्रेक छोड़ दीजिए। और छोड़ दीजिए। जी हाँ, छोड़ना ही चाहिए, देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हो? एक्चुअली मुझे जब पहला सीज़न आया था तभी लगा था कि वो 5 एपिसोड्स या 6 एपिसोड्स में निपट सकता था उसकी कहानी। सीज़न 2 के बारे में समझ नहीं आया। हम लोग साथ में बैठकर देख रहे थे और शुरुआत में ही नींद आने लगी, और ना सिर्फ मुझे, हमारे साथ एक और बंदा था, उसको भी नींद आ रही थी। राज, क्या कहो? बिल्कुल बिल्कुल, हमने 3 लोगों का जो एक पैनल था, तीनों को बिठाया। स्टार्ट जब हुआ तब हमको वाकई में लगा कि शो का मोटिव क्या है, कि क्या हम एक ऐसे शख्स को देखें जो 6 लोगों को मारना चाहता है क्योंकि वो अपना बदला पूरा करना चाहता है। लेकिन इस मोटिव के पीछे ऑडियंस का कोई मोटिव ही नज़र नहीं आ रहा है कि वो शो को देखें और उसके 8 एपिसोड्स बैठकर देखें। सो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अभिषेक बच्चन अच्छे जैसे आपके इंटरव्यू में भी जैसे अभिषेक बच्चन ने कहा था, ये उनका बेस्ट वर्क नहीं है। जिस दिन मेरा करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस मैं चुन पाऊंगा, मैं अपना एक्टिंग बंद कर दूंगा और छोड़ दूंगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि जब एक्टर को ही लगे कि वो उसका बेस्ट वर्क नहीं है, तो दर्शकों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि अभी फिल्में नहीं चल रही हैं, और अगर OTT के साथ भी ऐसा ही हुआ तो दर्शकों के एंटरटेनमेंट का क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आज की तारीख में सीरीज़ मेकर्स को चाहिए कि मैक्स टू मैक्स 5 एपिसोड्स ऑफ अ सीरीज़। बिकॉज अगर आप 8 से या 12 एपिसोड्स बनाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं देखते ही डर जाते हैं कि मैं एक बार में 12 एपिसोड्स देखूंगा, जब तक कि उनकी पसंदीदा कोई सीरीज़ ना हो। बट राज, अब इसी चीज़ को देखते हुए एक जो क्रिमिनल जस्टिस या तनाव हो या इस तरह के शोज़ हों, इसको देखकर एक नया एक्सपेरिमेंट भी चालू किया है OTT प्लेटफॉर्म्स ने, कि पहले आप 6 एपिसोड्स दिखा दीजिए, फिर उसको हर हफ्ते एक करके वो दो, विच आई थिंक इज़ अ बेटर आइडिया, क्योंकि दर्शक को भी एक थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है। क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि कहानी उनके पास कहने के लिए बहुत सारी होती है, बट दर्शक पे वो सारा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए अब वो ये वाली स्ट्रैटेजी भी अपना रहे हैं। बट ब्रीथ के लिए सच में दिल से बुरा लगता है दोस्तों। हाँ, मतलब उसको बिंज वॉच नहीं कर सकते क्योंकि आप देख ही नहीं पाओगे, देखते ही आप सो जाओगे, और या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का मन करेगा। हाँ, अमित साथ जब स्क्रीन पर आते हैं तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तब आपको राहत की सांस मिलेगी, एक्शन आती है। और एक और चीज़ जो कई बार लोग कह चुके हैं, अभिषेक बच्चन कई बार अपने परफॉर्मेंसेज में बिग बी, उनके पिताजी की याद दिलाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज़ में भी उनके साथ यही हुआ है, क्योंकि उनका कैरेक्टर जब जे में बदलता है तब अगर आप उन्हें सिर्फ सुने तो आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, और उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अभिषेक के लिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। सो आई थिंक ब्रीथ को देखने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ब्रीथ देख लीजिए, अगर कुछ है तो वही देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा, जो क्रिएटर हैं, इसके डायरेक्टर हैं मयंक शर्मा, उन्होंने लगता है कि ऑडियंस को बहुत हल्के में लिया है इस सीरीज़ को देखने के बाद, क्योंकि जब आप एंड देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपके साथ ही कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए अगर आप चाहें तो सीधा लास्ट एपिसोड भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो रावण के 10 साल ख़त्म करने की बात थी, जब वो एंड होगा तो आपको इतना तो उनको देखने। हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर स्पेशली सवाल आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ एक बिट्रेयल है इसमें। हाँ, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का सीज़न 1, 2, 3, 4 हो। कुछ कहानियाँ लिमिटेड सीरीज़ में भी समेटी जा सकती है, जैसे मैंने अभी आज हमारे रिकमेंडेशन में भी जैसे है, वो लिमिटेड सीरीज़ है बट इतनी इमोशनल है और इतनी अच्छी है। रिकमेंडेशंस हमारी ज़रूर देखिएगा,
इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ब्रीथ इनटू द शैडोज 2 को 5 में से 2 स्टार्स। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सास बहू साजिश। SBS ओरिजिनल्स। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करें थाई मसाज की। नाउ बिफोर यू गेट एनी आइडियाज, बता दें कि एक फिल्म है जो जल्द ही आने वाली है, जिसमें नजर आएंगे OTT के 2 बड़े सितारे। एक तरफ तो गजराज राव और दूसरी तरफ दिवेंदु। जाहिर सी बात है कि इससे पहले ये आए अपना धांसू कंटेंट लेकर, एक मुलाकात तो बनती है। इस ट्रेलर को देख के मुझे अपने दादाजी पे भी शक हो रहा है। बहुत कम उम्र में चले गए थे वो, तो मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। मुझे मेरे दादाजी पे हो रहा है। तो फिर से कर दीजिए इसको, फिर से कर दीजिए, सॉरी। पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। मेरा बड़ा मन था कि मैं संतुलन का पार्ट करूं, क्योंकि वो बड़ा मनोरंजक पार्ट है। तो देखिए, कहानी तो हमारी उज्जैन की है, तो बाबाओं के बगैर तो बन नहीं सकती थी। एक तो ब्रिलियंट एक्टर है, नंबर 1। मेरा जीवन में संतुलन या असंतुलन इन्हीं की वजह से आता। वाह, क्या बात है। ये आत्मा राम है और ये आत्मा है। तो दोस्तों, एक काफ़ी खूबसूरत फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है थाई मसाज, और उसी फिल्म पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कास्ट और डायरेक्टर। वी हैव मंगेश हड़वले सर, देवेंदु शर्मा जी और गजराज राव जी। वेलकम टू ABP न्यूज़। थैंक यू सो मच। सर, इसका जब मैंने ट्रेलर देखा तो यकीन मानिए मुझे अपने दादाजी पे भी शक होने लगा कि कहीं वो गोया थाईलैंड तो नहीं थे बिना बताए। कल मैं रात को मेरे एक दोस्त दिल्ली से आए हुए थे, उनके साथ खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में। तो एक फैमिली आई और 8-10 लोगों की, और उसमें एक 65 प्लस के एक साहब भी थे, और उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की और बोले कि ये मजामा देखिए और ये फिल्में देखिए। तो मैंने बोला कि 11 नवंबर को मेरी एक और फिल्म आ रही है, थिएटर में आ रही है, वो प्लीज़ देखिएगा। उन्होंने बोला क्या नाम है पिक्चर का? मैंने बोला थाई मसाज। तो इतने हंसमुख थे वो, तो बोलते अरे बच्चों के सामने ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी तरह का मुझे लगता है कि मनोरंजक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है इसको। और एक 70 साल के आदमी के अकेलेपन की कहानी है, लेकिन बोरियत नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बड़ी मायूसी और आपको तकलीफ हो उसको देखकर, या कोई कुछ ऑकवर्ड उसमें लगे। तो मुझे लगता है कि दर्शक जो नई कहानी और अलग तरह की कहानियों की डिमांड करते हैं हमेशा, कि लीक से हटकर कोई फिल्म बनाए, तो हमारे डायरेक्टर मंगेश जी ने एक नई कहानी बनाई है। और दिवेंदु, मुझे और सनी हिंदुजा और राजपाल साहब और तमाम लोगों को इसमें भूमिका मिली है। तो आप जाइए और 11 नवंबर को सिनेमा हॉल में फिल्म देखिए। आपको अच्छी लगे तो इसका विस्तार कीजिए, लोगों को बताइए, और नहीं अच्छी लगे तब भी बताइए कि क्या गलती है, हम लोग उसको सुधारेंगे, लेकिन आपकी शाबाशी की हमको ज़रूरत है। नहीं, अच्छी ज़रूर लगेगी, लेकिन ट्रेलर को देखकर लगता है कि संतुलन कुमार के बिना आपकी जो मनोकामना है पूरी नहीं हो पाती। जी, मेरा जीवन में संतुलन या असंतुलन इन्हीं की वजह से आता। तो क्या संतुलन कुमार संतुलन बना पा रहा है, क्या है? थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में। देखिए, तो कैरेक्टर के बारे में अगर बोलें तो जैसे कैटलिस्ट एक कहानी में होता है, तो उसकी तरीके से आता है। तो उनकी कुछ एक इच्छाएं हैं, आशाएं हैं जीवन में, जिनको पूरा करना चाहते हैं, और इस बंदे को लगता है यहाँ पे कि भाई मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ उनकी उसमें। तो बड़े ही हंसमुख तरीके से उनको जानने की कोशिश करता है आपकी क्या मनोकामनाएं हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। मज़े मज़े में शुरुआत करता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली पीछे जो उसके जो सच्ची भावना है उनको देखता है, तो कैसे खुद का किरदार का बदलाव होता है और कहानी कैसे अफेक्ट होती है उससे। तो वो सारी उस चक्कर में कई बाबाओं से भी मिलता है और ख़ुद को प्रॉब्लम मिल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी तो हमारी उज्जैन की है, तो बाबाओं के बगैर तो बन नहीं सकती थी। तो वो महाकाल की नगरी है, तो वहाँ पे आशीर्वाद है। हमारे सर पे भी आशीर्वाद रहा जब हमने ये फिल्म बनाई। तो यही आशा करते हैं कि जब लोग सिनेमा घरों में देखेंगे तो वही आशीर्वाद रहेगा हमारे सर पे। मंगेश जी, जब आप ये आपको डायरेक्ट करने का मौका मिला तो आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा से गजराज जी थे, या फिर कुछ और भी ऑप्शंस थे आपके पास? पहले मेरे पास आया था।
बिल्कुल बिल्कुल गज्जू सरी थे एकदम। कास्टिंग का ख्याल जब मन में आया तो गज्जू सरी थे। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरा बड़ा मन था कि मैं संतुलन का पार्ट करूं, क्योंकि वो बड़ा मनोरंजक पार्ट है। मतलब वो सारे तीरंदाजियां जो हैं वो संतुलन के पास। लेकिन आपके पास जब ये आया, इसकी कहानी आई और आपने जब टाइटल सुना तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि थाई मसाज सुनने के बाद जेन्युइन था जी, वो तो हमेशा होता है कि, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, मंगेश अडावले कर रहे हैं, और उनके बारे में इनके काम मैंने देखे हुए हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला, और राजपाल यादव इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। वो राज़ी हुए उस पार्ट को करने के लिए। ये बात हम इंटरव्यू शुरू होने के पहले भी करे थे कि कलाकारों के पास काफ़ी मटेरियल है। जैसे हम आपकी बोली के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टर के हिसाब से बोली अब अपनी चेंज करते हैं और ये भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो आर यू हैप्पी कि एज एन एक्टर जब आपने सोचा होगा, अपनी करियर की शुरुआत की होगी कि मैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए ये चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं, अब वो सब जगह देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली। और जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, नई कहानियाँ हैं, क्योंकि कहानी ऐसी भी हो सकती थी जो सुनी सुनाई है, लेकिन जब एक नई जगह पे सेटिंग होती है और एक नई कहानी होती है तो आपको मज़ा आता है प्ले करने का। इट्स अ डिफरेंट पिच टू प्ले ऑन। और फिर जब इतने मज़ेदार लोग साथ में जुड़ जाते हैं ना, विंडो फिल्म से इम्तियाज़ अली जी जाने जाते हैं अपनी कहानियों के लिए, वो हैं मंगेश का। इससे जब बात हुई तो कहानी से पहले, पसंद आने से पहले इंसान पहले पसंद आ गए थे मुझे। तो मुझे लगा कि भाई साथ मिलके कुछ करा ही जाएगा। फिर पता चला जीजे, मैं गजराज सर को जीजे बोलता हूँ, तो जीजे इस कहानी का पार्ट हैं। तो आई वाज लाइक यार ये तो है कुछ है जहाँ पे खेलने को मिलेगा। इनके बारे में मुझे बात पता चली कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड है। हाँ, मतलब मेरे मम्मी पापा से इंस्पायर है। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था और बेसिकली 17 साल उनको माँ नहला रही थी, तो मैं उनके दोनों के सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में सोचता था। तो वहाँ से खाली जिस्ट आया था, लेकिन मैंने फिर जब कहानी लिखना शुरू किया तो मैं कई सारे ऐसे आत्माराम दुबे को मिला और उनकी एक्चुअली वो अंदर की बात मैंने सुन ली, समझ ली, और मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। तो फिर वो वहाँ से वो कहानी डेवलप हो गई। ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी लीड्स कर चुके हैं, आप कई लीड्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन गजराज सर का जब करियर हम देखते हैं तो एक छोटे से रोल से शुरुआत हुई और आज जब ये स्क्रीन शेयर करते हैं तो कई बार मेन लीड से भी ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान जाता है। तो व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर ऑफ गजराज राव जी? आई टेल यू व्हाट, जीजे के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, ही इज़ वेरी कोलैबोरेटिव। तो कहानी जो है वो साथ मिलके सब करेंगे, जो आई थिंक कहीं ना कहीं थिएटर की ट्रेनिंग से एक वो चीज़ आती है कि आओ भाई हाथ पकड़ के घेरा बनाने से जो पहली एक्सरसाइज होती है, सर्कल बनाते हैं, वो वाली बात है। तो जितना जब आपको एक ऐसा कोई एक्टर मिलता है जो कोलैबोरेटिव होता है, जो कि खुश हो रहा होता है, ना ही सिर्फ अपने डायलॉग पे, आपके डायलॉग पे भी उतना ही खुश हो रहा होता है, तो मज़ा आता है फिर उस चीज़ को बनाने का। सो दैट आई रियली एंजॉयड दैट। और बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स जो इंटरव्यूज़ भी इंजॉय करते हैं, जो मैं इनको देख रहा था। लेकिन इनसे हमने पूछा, आपसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अलग अलग वर्ग के, अलग अलग उम्र के कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। दिव्येंदु की जो जनरेशन है उसका एक्स फैक्टर क्या है कि ये जो जनरेशन है ये बहुत अच्छा काम लेकर आ रही है और बहुत जल्दी तरक्की कर रही है? जैसे पूरा सारा समीकरण बदल रहा है ना, कि लोग ढर्रे पे नहीं चल रहे हैं, और जिसको एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। ये लोग अपनी सक्सेस को या अपनी प्रसिद्धि को ये ऐसा नहीं मानते कि हमारा ये प्लॉट कट गया है, अब हमारे पास ज़िंदगी भर रहेगा। मतलब बाकी लोग भी शायद नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हर रोज़ आते हैं, तो उसके बीच में मुझे जो लगता है कि दिव्येंदु के साथ मैंने काम किया, अभी कार्तिक आर्यन के साथ काम कर रहा हूँ, या आयुष्मान के साथ किया, या राजकुमार राव के साथ किया, विक्की कौशल के साथ किया, तो ये लोग अपनी प्रसिद्धि या अपनी सफलता को लेकर सहज हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स थाईलैंड जाकर थाई मसाज ले ना लें, लेकिन इस थाई मसाज को ज़रूर एंजॉय करें। हाँ, मतलब 11 नवंबर को अपने नज़दीक या दूर के सिनेमाघरों में जाएं, और फिल्म अगर अच्छी लगे, जो कि लगेगी, तो उसका विस्तार करें, लोगों को बताएं, मित्रों को बताएं, अलग फैमिली मेम्बर्स को बताएं और देखने के लिए, ताकि ये इस तरह की कहानियाँ हम लोग और बना सकें। और अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग का पासपोर्ट मिलता है थाईलैंड से रिलेटेड, तो गुस्सा ना करें, उसके पीछे की बात को समझे। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लोगों का ना अपना जन्मदिन मनाने का अपना अपना तरीका होता है और हमारे रोहित वर्मा जो है उनका भी अनोखा तरीका है। भैया बंदा फैशन डिजाइनर है तो जाहिर सी बात है कि अपने फैशन शो नहीं, अपने बर्थडे पे इन्होंने कर डाला एक फैशन शो जहां शो स्टॉपर्स में से एक थे लाखों दिलों की धड़कनें। एक्चुअली तीनों बहुत फेमस है, लेकिन इन दिनों क्या है ना कि धीरज धूपर को देखकर ज्यादातर लोगों की दिल की धड़कनें धप 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 करने लगती हैं। डिजाइनर रोहित वर्मा ने अपने बर्थडे पर रखा एक फैशन शो और इस फैशन शो के शो स्टॉपर बने डेजी शाह और धीरज धूपर। तो शो की ओपनर बनी बिग बॉस के मौजूदा सीजन में प्रतियोगी रह चुकी मान्या सिंह। और देखिए, ब्लैक ड्रेस में सजकर जब ये सितारे मॉडल्स के साथ रैंप पर चले तो देखने वाले देखते ही रह गए। यहाँ कोई रोहित के साथ दोस्ती निभा रहा है तो कोई रिश्ता। I think this is one of my most favorite collection because it's black. Black is my favorite and it's Rohit's collection. It's birthday. I'm here to make him feel special. He's a darling, so I just came here to walk for him. रोहित के जब भी shows होते हैं वो हमेशा successful. I think the turnout is amazing for his shows. वो basically क्योंकि सारे लोग इनसे इतना प्यार करते हैं and he's like my brother and I'm his sister. So yeah, it's more like a rishta than a show for me. Well, I feel top of the world right now. One of my 3 favorite people are over here, Manya, Dheeraj and Daisy, for accepting this. You all mean world to me. Because at this point of time, I was in a very low space. But I think your presence has got a smile on my face. I love the black and black is like ultimate favorite for everybody. कुछ नहीं मिला तो black पहन लो. So it's like black back with the future. That's the true title. फैशन शो का थीम ही ब्लैक था, तो यहाँ इस फैशन शो को देखने आए हुए सितारे भी ब्लैक ड्रेस में सजकर आए थे और रोहित के कलेक्शंस के लिए उम्मीदें जता रहे थे। Yes, आज Black to Future theme है, so I had to wear something black and styled by my favorite Hetwi and I'm wearing Astra. So I'm very happy to be a part of Rohit Verma show और आज उनका बर्थडे है, so it's double celebration. मैं आज रोहित वर्मा के फैशन शो में आई हूँ जहाँ का थीम ब्लैक है, so I'm wearing a black velvet jumpsuit क्योंकि velvet बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सीजन में है and हर ब्रांड इसे प्रमोट कर रहा है with a very nice cute little sequin bag because sequins मैं पहन नहीं सकती. I've मेरी स्किन में रैश आने लगते हैं, so इसलिए I got a bag instead. मैं ये कहना चाहूँगी that he's an amazing designer. उनके सारे styles बहुत unique होते हैं, बहुत different होता है. Very excited that I'll soon be seeing Rohit's new collection and Rohit is very exclusive, very different as a designer. उनका एक अपना ही एक style है and very often when I see someone wearing Rohit Verma without really seeing the label I know कि रोहित की ड्रेस है. Because एक अच्छे इंसान को, एक गुड सोल को उसके हार्ड वर्क का इनाम मिलना चाहिए एंड दिस फैशन शो शुड बी a blessing for her and her upcoming projects. इस फैशन शो में एक महिला मॉडल की खूब चर्चा हो रही थी जो 2 बच्चों की मां थी और उसका बच्चा भी मम्मी का ये फैशन शो देखने पहुंचा था और इस बच्चे की खुशी देखकर लोग भी बहुत खुश हो रहे थे. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, एक्चुअली पाखी के ऊपर ना ऐसा लग रहा है कि दुखों का पहाड़ टूट गया। अब ये तो टूटना ही था। अब देखिए, आप जिस राह पर निकली हैं उसका अंजाम तो अच्छा हो ही नहीं सकता ना। बहरहाल, जब से इनको पता लगा है कि सभी विराट की बेटी है, बंदी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जब से पाखी को ये पता चला है कि सवी विराट की बेटी है, तब से देखिए जरा उसकी हालत कैसी हो गई है। कहने को तो किचन में वो नाश्ता बना रही है, लेकिन नाश्ता बनाते बनाते वो कुछ इस कदर सोच में पड़ गई कि उसका दुपट्टा जल रहा है, इसकी खबर ही नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि सासू माँ आ गई और उन्होंने पाखी के जलते हुए दुपट्टे पर पानी गिरा दिया। सडनली एक बॉम्ब फूटा है कि सवी विराट की बेटी है। अब पाखी वॉज अनअवेयर कि विराट ऐसे ही घर से चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता। देन जगताप उसको बताता है कि सवी तेरी ही बेटी है, और विराट सवी को घर में लेके आता है। तो हम सब एकदम कुछ पता ही नहीं है। फिर सभी भी सही भी आती है, पूरा ड्रामा होता है कि मेरी बेटी है, उसको पता नहीं। देन पाखी इज लाइक शी हैज़ नो आइडिया कि अब होगा क्या आगे, कि सब कुछ एवरीथिंग वाज परफेक्ट। वीनू की रेस हो गई थी, फिर वो उसके बाद सब तय हो गया था कि सही चली जाएगी हमारी ज़िंदगी से। सो अब जब उसको पता चला है कि सवी उसकी बेटी और विराट कितना खुश है उसके साथ, तो पाखी को एक इनसिक्योरिटी आ गई कि अब मेरा क्या होगा। अपनी सासू माँ से ही गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। अब जो रिश्ता विराट के साथ पाखी का जुड़ गया था, उस रिश्ते पर भी तो असर पड़ेगा सवी के आने से। अगर सही ने कहा है कि सवी विराट की बेटी है, तो वो विराट की बेटी ही है। हम सब जानते कि सही कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सही ने हम सब से ये बात छुपाई क्यों? उसने हम सब से ये बात कही क्यों नहीं? और सबके मन में तो यही सवाल है ना कि सही तो कभी माँ नहीं बन सकती थी, फिर वो माँ कैसे बन गई? तो ये सब सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हो कि नाउ आई एम गिविंग अप, कि अब नहीं हो रहा मुझसे, फूट फूट के रोने लगती है। देन फिर उसके बाद सब बोलती है कि अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो हिल गई हूँ पूरे अंदर से, मेरी ज़िंदगी भी हिल ही जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि अब सभी उसकी बेटी, तो ऑब्वियसली विराट की फर्स्ट प्रेफरेंस सही ही थी, हमेशा से उसका प्यार है, अभी भी है। सो पाखी का क्या? सो दैट्स इट, यही चल रहा है। पहले से ही प्रॉब्लम्स कम थी क्या कि अब एक और प्रॉब्लम आ गई। पाखी जो अब बदल चुकी है। पूरे घर वाले सई के खिलाफ थे, लेकिन उसने सई का साथ हमेशा दिया। अब जब खुलासा हो गया है कि सवी किसी और की नहीं बल्कि विराट की बेटी है, तो ऐसे में क्या पाखी अब बदल जाएगी? पहले जैसे ऑब्सेसिव लवर थी, अब पाखी इज चेंज्ड अ लॉट। मतलब अभी शी इज़ बिकम पूरी पॉजिटिव, और वो हमेशा सही को सपोर्ट करती है। और अब ये सब हो रहा है, उसके बाद मुझे भी जानना है क्या आगे क्या होगा। ये तो ब्रेकडाउन हुई है, इसके आगे क्या डिसीजन लेगी पाखी? विराट को रोकेगी या सही को आने देगी, या क्या करेगी पता नहीं। या फिर पाखी इस सभी को अपना लेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कहानी कब बदल जाती है किसको पता लगता है। पर चिंता मत कीजिए, हर कहानी पर होती है हमारी पकड़। रावी के पेट में दर्द, रावी के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कहीं रावी प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब धरा के दिल में तो कुछ ऐसे ही ख्याली पुलाव पक रहे हैं। तभी तो अब धरा भाभी के साथ रावी अस्पताल में आई है, तो वहीं पूरा परिवार भी उसी अस्पताल में पहुंच गया है। अब ये दो लोग क्या इस अस्पताल में एक दूसरे को देख पाएंगे? बिल्कुल गलत। अगला सवाल। मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, ऐसा सबको लगता है कि मैं सबको नहीं। खैर बताया तो मैंने धरा दी को ही है कि एक हफ्ता हो चुका है, मेरे पीरियड्स भी मिस हो गए और खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बोलती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा और शिवा के बीच अगर कुछ चल रहा है तो वह है झगड़ा। वहीं दूसरी ओर श्वेता ने भी एक चाल चली थी। नकली डॉक्टर को भेजकर उसने सोचा था कि नकली डॉक्टर धरा को ये कहेगी कि रावी प्रेग्नेंट है, लेकिन नकली की जगह असली डॉक्टर आ गई और असली डॉक्टर ने कह दिया कि भाई प्रेगनेंसी वाली कोई खबर नहीं है। असली वाले डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि रावी प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन उसे ऑपरेशन की जरूरत है, जल्दी से जल्दी अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान खतरे में हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम है, इसीलिए सर्जरी करनी पड़ेगी। अब धरा को झटका लगा तो उधर परिवार वाले किसी की मदद करने के हिसाब से अस्पताल में आए हैं। मुझे अभी भी पता नहीं चला कि किस लिए हम लोग आए हैं, बट ठीक है। तुम किसी और लेडी की प्रेगनेंसी के लिए आए हो और मैं घर की किसी लेडी की प्रेगनेंसी के लिए, रावी की। ओह ओके। बट शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। धरा तो यहाँ पर रावी की वजह से आई हुई है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और घर पे इन्फॉर्म करने का किसी को टाइम भी नहीं मिला। एज़ यूजुअल धरा बीइंग धरा के सब मैं करूँगी और पहुँच जाती है रावी को लेकर हॉस्पिटल में। अब ये गोलमाल का चक्कर बढ़ेगा या फिर धरा इस मामले को यहीं पर निपटा देगी और घर जाकर श्वेता की बराबर से क्लास लेगी। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। फिर मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली लीजिए, रज्जो जो है वो दिवाली वाली रेस जीत गई और अर्जुन जो है वो हार गए। हार के बंदा इतना मायूस हो गया कि सीधा पहुंच गया अस्पताल। बाय गॉड की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप एक्चुअली में चेक कर लीजिए।
वाली दौड़ की इतने दिनों से रज्जो प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी तो इस दौड़ में शामिल है। अब नौकरानी रज्जो के पास भला जूते कहाँ से आएंगे? उसने तो कहा कि वो चप्पल में ही दौड़ेगी, लेकिन फिर कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ कुछ तो अच्छा होता है। इधर रज्जो को जूता मिला तो वो खुश हुई। और खुशी के मारे उसने दौड़ना शुरू किया तो दौड़ती गई और इस रेस में दो ही लोग थे, अर्जुन और रज्जो। सो देखिए मुकाबले में तो दोनों बराबर में थे, लेकिन जीत गई रज्जो। अब हमें एक बात समझ में नहीं आई कि इस रेस में केवल दो ही लोग थे, बाकी के लोग कहाँ दौड़ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। मतलब रज्जो वैसे ही एथलीट रही है, स्टार्टिंग से पहाड़ में पली बड़ी है और स्पोर्ट्स में आगे रही है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि वो इतनी मेहनती है, इतनी डेडिकेटेड। उसने अपना रेस उसने शुरू किया और हार नहीं मानी अर्जुन से। तो यस, विच इज़ गुड। अब जीत गई रज्जो तो रज्जो की साइड वाले खुश हुए, और जो रज्जो के साइड से नहीं थे उनको तो जैसे नानी याद आ गई हो। पर या मेरे फैमिली वाले ऑब्वियसली अपसेट होंगे बिकॉज अर्जुन हार गया, रज्जो जीत गई है। तो ठीक है, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अर्जुन एंड रज्जो। इधर रज्जो जीती तो उधर अर्जुन भी बेहोश हो गया। अरे भाई, हार गया इसलिए नहीं कि दरअसल उसने दवाई ठीक से नहीं ली थी। हाँ, मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं टैबलेट लेता हूँ। तो अर्जुन को कुछ प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, इसकी वजह से वो टैबलेट थोड़ा सा मिस हो गई और ड्यूरिंग रनिंग वो लेना भूल गया और इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं रहा और वो गिर गया बेहोश हो गया। अब यहाँ से सीधे अर्जुन अस्पताल जाएगा और उसके बाद रज्जो को एक बहुत बड़ा सच पता चलेगा अर्जुन के बारे में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसका था इंतजार लीजिए वो घड़ी आ गई। नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। वो शेरगिल में ना राजकुमार यादव वो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी मनमीत शेरगिल और करेंगी इजहार मोहब्बत। वेल, कर दिया। अब ये ख्वाबों ख्यालों में हुआ या हकीकत में, ये तो आप ही देखकर डिसाइड कीजिए। अब तक जो राजकुमार यादव के दिल में मनमीत कौर को लेकर कुछ हो रहा था, अब सेम टू सेम वही हो रहा है मनमीत कौर के दिल में भी। राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखिए कैसे मनमीत ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये प्यार का इजहार है, क्योंकि यहाँ पर आई लव यू भी कह दिया मनमीत ने।
लेकिन ठहरिए ठहरिए, ये जो नजारा आप देख रहे हैं ना, ये नजारा केवल राजकुमार के लिए है, उसे जवाब देने के लिए कि देखो तुम मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहूंगी मैं। मनमीत ने बड़े ही प्यार से ठुकरा दिया राजकुमार का प्यार। I'm sorry, राजकुमार, मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि तुम यही जवाब चाहते थे, तो ये मेरा जवाब है नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती। अब इनका प्यार कैसे परवान चढ़ेगा, क्योंकि मनमीत को मनाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लालच बुरी बला है भाई। बचपन में ये कहानी पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा कर हमारे अध्यापक थक गए, लेकिन कुछ लोग ना सीखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो तो है अलबेला में सयूरी की ननद की जिस घर में हुई है शादी, महालालची लोग थे। अब कहा ना लालच बुरी बला है, तो बस सयूरी ने भी कमर कस ली है और अब सिखाएंगी इनको सबक। सयूरी को पहले से ही शक था कि कुसुम दीदी की शादी जहां हो रही है ना, वो परिवार बिल्कुल सही नहीं है। और अब देखिए बहू रानी ने जो बात भाप ली थी ना, वो कैसे सच हो गई है। कुसुम का पति उसे मारता पीटता है, वो दहेज का भूखा है, और अब जब उसने अति कर दी तो देखिए कैसे अति कर दी टीवी की इस बहू रानी ने भी। उसके हाथ में जो भी लगा उससे उसने दे दनादन धुलाई कर दी अपने जीजा जी की। अब सयूरी की हिम्मत को देखकर कुसुम दीदी में भी हिम्मत आ गई। वो भी शुरू हो गई अपने ही पति को पीटने के लिए, और उसके बाद हुई लास्ट में हीरो की एंट्री। इस हाथापाई में इस सयूरी को भी चोट लग गई और कान्हा का काम था इस सयूरी को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाना, जिस बीच उनकी हंसी मजाक भी हो गई। मेरी वजह से कुसुम भी सिचुएशन में फंसी हुई है एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मुझे ही जाके उन्हें बचाना है, रेस्क्यू करना है। तो मैं पूरी जी जान लगा देती हूँ। कुसुम दी और मैं साथ में बहुत अच्छे से मुकाबला करते हैं, मारते भी हैं। बट एक वीक मोमेंट होता है जहाँ पे मुझे धक्का लगता है एंड एट द सेम टाइम आई एम प्रेग्नेंट। तो मेरा मतलब खतरे में है बच्चे की जान और मेरी जान। तो कान्हा भी आता है, बट आई टेल हिम कि पहले कुसुमती को बचाओ एंड आई विल बी फाइन। सो आई एम ट्राइंग टू फाइट इट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब ये जंग अकेले कुसुम नहीं लड़ेगी, बल्कि कुसुम के साथ उसके भैया भाभी भी होंगे। और ये सीख होगी उन तमाम लोगों के लिए जो दहेज मांगते हैं, दहेज लेना शान समझते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आज सास बहू और साजिश की करें शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ।
देखकर बिल्कुल भी ये सवाल न पूछ बैठना कि रुद्र की ये कितवी हल्दी है। हमेशा की तरह इस हल्दी में भी ड्रामा होगा और ये देखिए ये ड्रामा शुरू हो गया। रुद्र बैठा था बड़े प्यार से हल्दी लगाने के लिए, तो दूर से प्रिशा उसे देख रही थी। इतने में झूमर डगमगाया। प्रिशा को लगा कि ये झूमर बस रुद्र पर गिरने ही वाला है। वो दौड़ी रुद्र को बचाने के लिए और देखिए कि कैसे लिपट गई रुद्र से। अब रुद्र और प्रिशा को ऐसी सिचुएशन में देखकर पीहू को जलन होने लग गई। अब भी जलेगी तो सही ना, क्योंकि उसने तो कुछ और प्लान किया था लेकिन हो गया कुछ और। सबके सामने बेचारी प्रिशा पर पीहू भड़क गई और यहाँ पर खड़े तमाम लोग चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि प्रिशा तुमने अच्छा किया। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है नहीं कौन है? मेरा होने वाला पति। नहीं, तुमने देखा नहीं इसने क्या किया? यहाँ सबके सामने हमारी हल्दी में तुम पर ऐसे शर्म वरम है कि नहीं है? तुम गलत समझ रही हो। रुद्र को बचाने के लिए इसके ऊपर झूमर गिरने वाला था। कांच का झूमर है, इतना बड़ा इतना भारी, अगर इसके ऊपर गिर जाता तो। खैर पीहू अब सबके सामने ये बता रही है कि ये झूमर तो फूलों वाला है, अगर गिर भी जाता तो कुछ नहीं होता। प्रिशा को केवल रुद्र पर गिरने का बहाना चाहिए था। पहले ठीक से देख तो लो कि गिरा क्या है। ये कांच का झूमर है। अब देखिए बहाना तो चाचा जी को चाहिए गाना गाने का। जब हम सवाल पूछने गए तो चाचा जी गाना गाने लग गए। अब ये भी सही है, इस सीरियस सीन के बीच अगर माहौल रंगारंग हो जाए तो बात ही कुछ और बन जाती है। रुद्र और चाचा जी ही मानना पड़ेगा, आपका ये गाना सुनकर माहौल में ये तनाव कम हो गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।